हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू DRNDR। मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आ जाओ, आज मैंने कुछ होमवर्क दिए थे लास्ट में फ्रिक्शन से, और हमारा लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम अभी प्रॉब्लम्स देखेंगे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी देखना है हमें टू ब्लॉक सिस्टम का, कि दो ब्लॉक है, उस पर एक पे फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, या एक साथ चलने के लिए क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। और ये कुछ होमवर्क दिया था मैंने, जो आपने आई होप ट्राई तो किया होगा या करने की कोशिश की होंगे। इससे पहले मैंने आपको फ्रिक्शन, सूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनके बारे में, सबके बारे में बता दिया था। ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास सामने दिख रहा है, आपको बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, कि एक ब्लॉक है जिसपे mg नीचे लग रहा है, मतलब वो जो उसका वेट है mg, वो नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और फ्रिक्शन डिपेंड करता है हमें किस पे, इसके नॉर्मल फोर्स पे। तो नॉर्मल की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो रही होगी यहाँ पे, 5 kg के बराबर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल इधर लग रहा है, तो इधर कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, और वो है ये नॉर्मल 5 के बराबर हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यही बैलेंस कर रहा है इसको, है ना। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया नॉर्मल की वैल्यू 5 न्यूटन है। ओके, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पे आपका जो नॉर्मल होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, और एक्सटर्नल फोर्स है 5 न्यूटन। ठीक है, तो एन की वैल्यू आ गई। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? फ्रिक्शन की वैल्यू, पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं हम, कि इसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है ना। तो वो डिपेंड करती है म्यू इंटू एन पे। तो म्यू, अब बताओ म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू है बेटा 0.5, है ना, लिखा हुआ है। तो 0.5 इंटू n5, मतलब 2.5 न्यूटन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है। अब देखते हैं mg की वैल्यू। mg कितना है? देखो m है आपका 0.1 kg और 10 g, तो ये कितना आया? ये 1 न्यूटन आया। ठीक है, मतलब 1 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर कितना लगेगा बताओ? 2.5 न्यूटन नहीं, 2.5 न्यूटन तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, कि वो मैक्सिमम 2.5 न्यूटन तक रोक सकता है। मतलब नीचे की तरफ आप 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2.5 न्यूटन तक लगाओ, तब तक वो हिलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू 2.5 न्यूटन तक हो सकती है, तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगा। अब रेस्ट पे रहेगा तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लगता है उतना ही फ्रिक्शन होता है। कब तक? जब तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो जाती। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ध्यान रखना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, कि यहां तक तो उसका आंसर हो सकता है, रुका हुआ हो सकता है, रेस्ट पे रह सकता है वो। इसका मतलब आपका फ्रिक्शन की जो वैल्यू रहेगी वो अभी यहाँ पे 1 न्यूटन रहेगी, क्योंकि सेल्फ एडजस्ट कर रहा है वो। नीचे 1 न्यूटन लगा तो वो भी 1 लगा, नीचे 2 लगता तो ऊपर भी 2 लगता, नीचे 2.5 लगता तो ऊपर भी 2.5 लगता, उससे ज्यादा पे नहीं लगता। मान लो फिर आपका 3 न्यूटन नीचे लग रहा होता, तो ऊपर कितना लगता? उसका डिपेंड करता है काइनेटिक फ्रिक्शन पे, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू के, जो म्यू इंटू के होगा वही आपका आंसर होगा। समझ गए? जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, दिख रहा है ना आपको ये? इसमें भी देखो, इसमें क्या है, एक छोटी सी गाड़ी है और नीचे 3 kg है। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा, बट ये ध्यान रखना, ये 3 kg है आपके पास, ये वाला मास है ना, ये कितना है? 3 kg। तो आओ यहाँ पे भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ट्रॉली, इन दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। मतलब ये इधर जा रहा होगा तो ए पूछ रहा है आपसे वो, और बोल रहा है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। ठीक है, और टेंशन भी बताना है आपको, कि इसमें टी कितना डेवलप हुआ। ठीक है, चलो करते हैं एक बार। तो आपको मैं बता दूं, इसमें
नीचे mg फोर्स लगेगा, कितना W लगेगा m इंटू जी, जो कितना होगा 3 इंटू 10, 30 न्यूटन नीचे लगेगा, ये 30 न्यूटन नीचे लगेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, और इसका वेट रहेगा 20 इंटू 10 मतलब 200 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, जो कि नॉर्मल को बैलेंस करेगा, है ना। और इधर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की पहले तो लिमिटिंग वैल्यू पता कर लो। लिमिटिंग वैल्यू के लिए म्यू एस दे नहीं रखा, तो डायरेक्ट म्यू के ही पता करो कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है आपका म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.04, एन कितना है 200, तो बताओ कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 80, 80 नहीं, सिर्फ 8 न्यूटन ही आएगा, 0.04 है। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आपका इतना हो सकता है, ठीक है। और नीचे की तरफ देखो, इधर बना रहा हूं मैं, इधर मतलब फ्रिक्शन इधर लगा कितना 8 न्यूटन, और इधर कितना लगा 300 न्यूटन। तो फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, तो देखो डायरेक्ट लिख सकते हो। एक्सेलरेशन कितना आएगा, बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा। आप लिखोगे सर 300 न्यूटन नीचे खींच रहा है और 8 न्यूटन अपोज कर रहा है, टोटल मास कितना है 20 प्लस 3 23 केजी है सर। तो ये 8 माइनस कर देना 192 अपॉन 3, तो 192 में जा रहा होगा इसमें डिवाइड, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 30 नहीं 300 नहीं है, 30 न्यूटन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे 30 माइनस 8 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 अपॉन 23 ये आपका एक्सेलरेशन हो रहा होगा, है ना। ये 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ होगा। अच्छा, इसमें टी भी निकालना था, तो टी के लिए आप किसी की भी एफबीडी बना लो, इसकी बना लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मास कितना था बताओ 3 kg, नीचे 30 न्यूटन, ऊपर टी, और ए से नीचे चल रहा है। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लेना। देखो ये इक्वेशन कैसे सोल्व करोगे, 30 माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 22/23, ठीक है। तो यहां से आप टी भी निकाल लोगे। समझ गए, समझ गए ना भाई, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं। लाइक इस टाइप के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक टेबल के ऊपर ऐसे एक टेबल दे रखी होगी और एक टेबल के ऊपर एक चेन रखी हुई है। चेन समझते हो ना, जो साइकिल होती है, चेन होती है ना, ऐसे रखी हुई है, मतलब इस तरीके की एक चेन रखी हुई है और वो बैलेंस्ड है अभी, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है ना वो म्यू दे रखा है, ठीक है, टेबल और चेन के बीच में। तो बताओ चेन की कितनी लेंथ है जो ऐसे हवा में लटकी हुई है, तो इसके बारे में पूछ रहा होता है वो आपसे कई बार क्वेश्चन। अब देखो बैलेंस है, इसको हम सेंट्रोमास से भी कर सकते हैं, सेंट्रोमास से ना करो तो तुम ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हो। देखो हमें पता है इस चेन का इतना वेट, तुम ये समझो कि इतना वेट यहां से यहां तक का, इतना वेट इधर वाले वेट से बैलेंस हो रहा होगा, है ना। तो इसका मैं इधर एक डायग्राम बनाऊं ऐसे कि इसका कुछ वेट, मतलब इसको ऐसे नॉर्मल एज ए पुली वाला केस मान सकते हो आप, इतने वेट से बैलेंस हो रहा होगा। मतलब मान लो ये W है तो इसको W डैश मान लेते हैं, ये इसको W लिख रहे हैं तो इसको W डैश मान लेते हैं, ये W डैश है और इसका वेट W है ना। ये वेट इससे बैलेंस हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि इधर फ्रिक्शन लगा हुआ है इधर। अब फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन,
मतलब आपका जो फ्रिक्शन बैलेंस हो रहा है डब्ल्यू डैश से, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू इंटू डब्ल्यू, एन की वैल्यू म्यू इंटू एन होता है, और एन ही आपका डब्ल्यू के बराबर है, एन आपका डब्ल्यू के बराबर है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एन डब्ल्यू डब्ल्यू के बराबर है, डब्ल्यू डैश के नहीं, डब्ल्यू के। ये जो एन है वो डब्ल्यू के बराबर है, तो एन को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। फ्रिक्शन क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन की जगह क्या लिखोगे, डब्ल्यू। इसका मतलब फ्रिक्शन को ये लिख सकते हो, और ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा फ्रिक्शन डब्ल्यू डैश के बराबर है। और डब्ल्यू को क्या लिख दिया मैंने, इसको फ्रिक्शन को क्या लिख दिया मैंने, म्यू इंटू डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश का मतलब वेट। अब हम मान लेते हैं टोटल लेंथ, इस जो चेन की जो लेंथ थी वो कितनी थी, टोटल एल थी। तो एल लेंथ में कितना मास था, टोटल एम मास था। तो यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड लगा के, आप इसका मास निकालोगे पहले तो देखो एल लेंथ में एम मास था, तो यूनिटरी लेंथ में कितना होगा, एम अपॉन एल। ठीक है, तो बताओ, हम मान लेते हैं इधर की साइड में वाई लेंथ है, जो आपकी इधर लेंथ है ना, इससे समझो, ये वाई लेंथ है आपकी, ये वाली जो लटकी हुई है हवा में, मतलब इधर वाई लेंथ थी आपकी। ठीक, तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, एल माइनस वाई, जो ऊपर डायग्राम में दिख रहा है आपको। देखो इसको, इसके लिए बोल रहा हूं मैं कि ये आपकी वाई है, तो ये लेंथ कितनी रही होगी, एल माइनस वाई। ठीक है, तो इसका जो मास होगा वो क्या होगा, यहाँ पे यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं। देखो यूनिटरी मेथड लगाया, अब बताओ वाई डैश में कितना मास रहा होगा, एम अपॉन एल इंटू वाई। ठीक है, तो ये इसको एम डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, और एल माइनस वाई लेंथ में कितना मास रहा होगा, एम अपॉन एल यूनिटरी मास इंटू एल माइनस वाई। ये क्या आया होगा, इसको बोल देते हैं एम। मतलब इधर वाला जो है ना वेट, वो आपका m इंटू जी है, और इधर वाला जो वेट था डब्ल्यू डैश, वो क्या है, m डैश इंटू जी है। ठीक, मतलब ये, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, डब्ल्यू डैश की, ये आया है एम डैश जी, और ये डब्ल्यू क्या है, एम जी, और यही बैलेंस हो रहे हैं। तो मैंने दोनों मास निकाल लिए, ये और ये। अब बस दोनों मास की वैल्यू रखना था और कुछ भी नहीं है। चलो, तो देखो इधर मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूं, बताओ म्यू इंटू एन, ये डब्ल्यू क्या है, ये है एम जी, एम जी इक्वल टू ये क्या है, एम डैश जी। एम को मैं क्या बोल रहा हूं, एम कौन सा है, ऊपर वाली, इसका ऊपर वाली लेंथ का ये मास, तो एम को मैं बोल रहा हूं एम अपॉन एल इंटू एल माइनस वाई, और एम डैश को क्या बोल रहा हूं मैं, एम अपॉन एल इंटू वाई। यहां पे पुट कर दो एम डैश की जगह, बस और कुछ भी नहीं है। अब बताओ, ये आ जाएगा एम अपॉन एल इंटू वाई। अब यहां पे पुट करो, तो म्यू एम की जगह पुट करेंगे हम एम अपॉन एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी, और इक्वल टू एम डैश, एम डैश कितना है, एम अपॉन एल इंटू वाई इंटू जी, ये है। अब देखो क्या क्या इसमें कट रहा है, सबको काट दो, ये एम अपॉन एल गया, जी से जी गया, बचा सिंपल सा एक कहानी, म्यू एल माइनस वाई, म्यू एल माइनस वाई बचा इधर, और इधर बचा सिर्फ वाई, ये बचा। इसको सिंपल सॉल्व कर लो, तो म्यू एल माइनस म्यू वाई इक्वल टू वाई, ये उधर गया तो वाई प्लस म्यू वाई इक्वल टू म्यू एल। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका,
y कॉमन ले लो यहां से, तो 1 प्लस म्यू एल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। सिंपल, समझ गए क्या किया है हमने? अरे कुछ नहीं, बस वेट निकाला है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास था वो, तो हमने ऊपर वाली जो रोड थी ना उसका मास निकाल लिया m, और इधर जो हवा में लटकी हुई थी उसका m डैश, यूनिटरी मेथड लगा के। यूनिटरी मेथड कैसे कि l लेंथ में m मास है टोटल, तो यूनिटरी में m अपॉन l है, तो y लेंथ मतलब ये जो लटकी हुई थी हवा में उसमें मास कितना होगा, m अपॉन l इंटू वाई, उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यूनिटरी लेंथ का निकाल लिया, पर यूनिट मास निकाल लिया हमने, पर यूनिट लेंथ मास निकाल लिया। फिर जितनी मास का चाहिए, मान लो इतना मास चाहिए था हमें, इतना मास चाहिए, तो इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी लेंथ कितनी थी y, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही मास दिखाएगा ना, और इसका मास चाहिए तो इतनी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, देखो। तो इससे हमने m डैश और m निकाला, इसको m डैश बोला और इसको m बोला हमने, समझ गए। और वेट होता है हमारा mg, तो mg m डैश g यहाँ पे लिख दिया, और फिर तो कैलकुलेशन थी, फिर तो सॉल्यूशन था बस, फिर आगे की स्टेप तो एकदम इजी है, समझ गए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एक। देखो वो कई बार तुम्हें ये पूछता है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, वो कई बार तुम्हें ये पूछता है कि बताओ मिनिमम फोर्स कितना होगा किसी भी ब्लॉक सिस्टम पे, मिनिमम फोर्स कितना लगाए हम कि वो मूव हो जाए। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि हॉरिजॉन्टल में, सर हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा दो इधर, तो ऐसा नहीं होता है, किसी एंगल पे लगना पड़ता है हमारे, और उस एंगल की वैल्यू ही पता करना पड़ता है कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो एक बार, समझ जाओगे क्या बोल रहा हूं मैं। ए ब्लॉक एम मास रेस्ट पे है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है, दो फिगर दे रखे हैं, एक तो जिसमें पुल कर रहा है और एक जिसमें पुश कर रहा है। और मैंने आपको बताया था ये जब फ्रिक्शन का टॉपिक बताया था, तो कि पुश करना इजी है या पुल करना इजी है, वो भी आज समझ जाएंगे, इस क्वेश्चन में समझ जाएंगे दोनों डायग्राम से। क्योंकि पुल करना इजी है क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू घट जाती है, नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाती है, इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो जाता है। और पुश करने में नॉर्मल बढ़ जाता है, नॉर्मल बढ़ जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ये शायद मैंने आपको पहले बताया है, देखो थ्योरी जब करवाया था मैंने, याद आ रहा हो तो आपको, ये वाले दो केस याद आ रहा है कुछ, इसमें ये जो फोर्स था उसमें इधर कंपोनेंट करने पड़ते थे, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या होती थी, इन दोनों का समीशन हुआ तो एफ को उधर भेजेंगे तो देखो नॉर्मल कम हो जाता है यहाँ पे। जब ये पुल वाला केस है ना, तो नॉर्मल की वैल्यू देखो घट गई, यहाँ पे mg माइनस आ रहा है यहाँ पे, है ना, और इसमें क्या आ रहा है, mg प्लस आ रहा है, मतलब इसमें नॉर्मल बढ़ जाता है, इसमें नॉर्मल बढ़ जाता है, इसमें नॉर्मल घट जाता है। नॉर्मल घट गया तो फ्रिक्शन भी घट गया, इसमें फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगा रहे हो तुम, तो एक्सटर्नल फोर्स को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसका एक्सटर्नल फोर्स, इसका एक्सटर्नल फोर्स, किसका ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इस वाले केस में ज्यादा लग रहा होगा, है ना, तो इस वाले केस में ज्यादा लगाना पड़ेगा, इस वाले केस में कम लगाना पड़ेगा, इसीलिए पुल करना इजी होता है पुश करने के बजाय, समझ गए। यही कॉन्सेप्ट है, यही डायग्राम है, यही एफबीडी है, तो उसको तुम कर सकते हो। ओके, तो आओ इस क्वेश्चन के अंदर ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर पूछ रहा है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द म्यू एंड फोर्स, और पूछ रहा है फाइंड द कंडीशन फॉर विच ब्लॉक मूव अलोंग द सरफेस, ये सरफेस के अलोंग मूव हो जाए उसके लिए कंडीशन बनाना है अपने को, कि एंगल की वैल्यू क्या रखे या म्यू की वैल्यू क्या रखे, मतलब म्यू और थीटा के बीच में आपको एक कंडीशन बनानी है, ठीक है। तो देखो दोनों केसेस को हम सॉल्व करते हैं, आपको पुलिंग फोर्स भी और पुशिंग फोर्स भी, ये पुश वाला है और ये पुल वाला है, दोनों में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और एक में नॉर्मल घट जाता है और एक में नॉर्मल बढ़ जाता है, वो भी ध्यान रखना है। चलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे आंसर दिख रहा है, बट यही आंसर लेके आना है कि कैसे लेके आना है, ठीक है। पहले सॉल्व फर्स्ट केस को करते हैं। फर्स्ट केस क्या था आपका,
याद करो फर्स्ट केस क्या था आपका, पुल वाला था, है ना। तो पुल वाले में देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत एफबीडी बनी हुई है। तो देखो आपने फोर्स इधर लगाया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है, mg के बराबर। यहाँ पे थीटा दे रखा है तो इसका कंपोनेंट बनेगा इधर, दिख रहा है यहाँ पे mg cos थीटा इधर बनेगा, mg sin थीटा इधर बनेगा, किसका, इसका, ठीक। हमें पता है नॉर्मल ऊपर लगेगा, थोड़ा ढंग से बना देते हैं, n ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा। इसने ऊपर नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, n ऊपर n ऊपर n ऊपर mg नीचे, और इनका कंपोनेंट कर लिए। फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, जिसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, ठीक है। चलो आओ, अब देखो यहां पे सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है इन दोनों का समीशन इसके बराबर होना चाहिए, तो आप लिखते हो कि सर n प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी होना चाहिए। और यहाँ पे हमें पता है पुल के अंदर नॉर्मल घट जाता है, तो देखो घटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको एम जी, अरे एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा, है ना। तो एन ये आ गया। अब बताओ म्यू इंटू एन कर दो, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, तो म्यू ये आ गया एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये आपका फ्रिक्शन आ गया है। तो फ्रिक्शन की फ्रिक्शन को ऐसे लिख सकते हो, एम जी भी कॉमन ले लो इसमें, म्यू एम जी 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया आपका फ्रिक्शन, ठीक है। पहले एन निकाला, एन निकाल के म्यू से मल्टीप्लाई किया, फ्रिक्शन आ गया आपके पास। अब अप्लाइड फोर्स कौन सा है, हॉरिजॉन्टल में चलने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये चलाएगा, है ना। जब कंपोनेंट कर देते हैं तो अब इसका कोई काम नहीं है, पता है ना आपको, एक्सटर्नल फोर्स का, उसके जो कंपोनेंट है उनको यूज करते हैं हम। अब बताओ क्या मैंने यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, फ्रिक्शन से। क्यों, फॉर मूव के लिए, यदि इसको मूव करना है तो इसको ऐसे बनना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पे है एम जी साइन थीटा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, म्यू एम जी, म्यू एम जी 1 माइनस कॉस थीटा से। इसकी वैल्यू रख दिया है मैंने, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू रख दिया है मैंने, चलो। अच्छा एम जी तो उड़ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन थीटा बचा। अच्छा साइन थीटा को देखो हमें कंडीशन बनानी है, तो यहाँ पे बन रहा है हमारा कि साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए म्यू 1 माइनस कॉस थीटा के। अब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, जो कि बेसिक मैथ्स में हमने पढ़ा है, वही फॉर्मूलाज वगैरह यूज करने हैं आपको। तो देखो आप ढंग से देखोगे ना, तो साइन थीटा और इसमें कॉस थीटा में कैसे कन्वर्जन कर सकते हो। साइन थीटा का साइन थीटा को मान लो 2 थीटा मान लो अभी, तो क्या लिखोगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यदि कॉस को उड़ाना है तो आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। लाइक साइन 2 थीटा होता है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और 2 मल्टीप्लाई में, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा आता था, जब कॉस में लिखते थे तो हम लिखते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, या फिर कॉस कॉस थीटा को यहां से लिख सकते हो ये ऐसे। चलो इसी को लिख देंगे हम, ये दो फॉर्मूले यूज करना है आपको। तो बताओ कैसे करोगे, साइन थीटा को तो क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। थीटा को 2 थीटा माना है तो थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा बाई 2, समझ गए ना। यहां पर आपने ये थीटा है, तो यहाँ पे इसको थीटा को 2 थीटा माना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा आता है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 करना पड़ेगा आपको, समझ गए। फॉर्मूले में थीटा है
तो उसका क्या आधा करना पड़ेगा, आधा मतलब यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा किया हमने, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 करना पड़ेगा। समझ गए? थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए आपको। और इधर इधर भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको भी cos 2 थीटा मान लो, तो इसको क्या लिखोगे सर? इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इसको लिखोगे -1, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? तो ये तो कटेगा ही नहीं फिर, तो ये तो 1 प्लस हो जाएगा। तो इसका है ना दूसरा फॉर्मूला भी होता है cos 2 थीटा का, याद करो। cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला कौन सा था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? तो उसमें पुट करो cos थीटा के दूसरे वाले फॉर्मूले में। अब बताओ वो क्या था? वो था सर हमारा 1 माइनस, तो 1 माइनस, तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये था। अब कट गया देखो 1 से 1, है ना? तो यहां पे बचा ही क्या? ये 2 बचा, तो 2 से 2 भी कट जाएगा। देखो इसकी स्टेप में इधर लिख रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे बचा आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू म्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना? अच्छा एक थीटा कट गया यहाँ पे देखो, साइन थीटा एक कट गया है, ठीक है? 2 से 2 भी कट गया है, तो म्यू क्या बचा? अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू आ रही थी कंडीशन यहाँ पे, तो म्यू बचा हमारा, इस साइन थीटा को इधर भेज दो, तो cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2, तो म्यू इक्वल टू क्या आया जो मैं यहाँ पे बता रहा था आंसर, यही आंसर आ गया। देखो cos थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot थीटा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे cot थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू आया। ये कंडीशन बनी है आपकी पुलिंग फोर्स के अंदर म्यू और थीटा के लिए। इस पे यदि म्यू की वैल्यू या फिर थीटा की वैल्यू म्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, cot थीटा बाई 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू से होगी, तो ये मूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कंडीशन बन गई है, ठीक है? तो ये सेकंड वाला केस मैं आपको देता हूं, इसमें भी पूरा सिमिलर जो ऊपर मैंने किया है ना वैसे ही करना है। इसमें इस बार नॉर्मल घट जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू, जैसे इसमें पुलिंग फोर्स में घट गया था तो पुशिंग फोर्स में बढ़ जाता है, तो इसमें कैसा आ रहा होगा? इसमें भी देखो जस्ट ऊपर वाले की तरह आ रहा होगा, बस वहां पे माइनस की जगह प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस आया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस आएगा तो आप यहाँ पे इस टाइम पुट करते टाइम cos 2 थीटा का पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेना यहाँ पे, ताकि 1 से 1 कट सके, ठीक है? और पूरा का पूरा सिमिलर आएगा, मतलब cot थीटा की जगह tan थीटा आ जाएगा। ये देखो ये इसका आंसर आने वाला है इसका। तो यहाँ पे जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो mg प्लस mg cos थीटा आएगा, इस बार बढ़ जाएगा, ठीक है? और ये कंडीशन बन के आएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क, आप खुद करोगे इसको, ऊपर वाले की तरह ही है, पूरा सिमिलर है, ठीक है? वही आपको एफबीडी वगैरह सब कुछ बनाना है, ठीक है? चलो अभी और ये एक वेज वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं आज के लिए, बहुत छोटी क्लास, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे को निकलना है, मोशन में पढ़ाने के लिए जाना है, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। हम 2 ब्लॉक सिस्टम केस का एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है? जब तक आप बस फ्रिक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ, मूव कराओ, पूरा सिमिलर कॉन्सेप्ट पहले वाले जो सिखाए वैसे ही रहेंगे। ओके, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।